आराम से लोग आएंगे, धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे। तो जितने लोग आए हैं उनके समय की इम्पोर्टेंस, उनको समय की इम्पोर्टेंस का पता है, तो वो आ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले वाले दिन में हमने क्या किया था, दो टॉपिक पे बात किया था। एक तो हमने बात किया था एंगुलर वेलोसिटी, एक हमने बात किया था एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा हमने बात किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है, दोनों के दोनों जो टॉपिक है, उनका स्कूल करिकुलम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मतलब स्कूल में वो नहीं पूछेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको कभी भी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का क्या था, ओमेगा। अगर कभी भी फाइंड आउट करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। पहले हम बनाते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या करना होता है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है तो आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है स्पीड स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। और मैंने इन दोनों टॉपिक पर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये दोनों कंसेप्ट सबको समझ में आ गया है क्या? ओके, थोड़ा मुश्किल है, देखो ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैंने वो जो असाइनमेंट सेंड किया है उसको प्रैक्टिस किया क्या, मतलब उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, या सर टाइम ही नहीं मिला सर? किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है। एक असाइनमेंट आपके ग्रुप में भेजा गया है, एक आपके ग्रुप में असाइनमेंट भेजा गया है, ठीक है। और ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। अब ये असाइनमेंट की बेनिफिट्स क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस असाइनमेंट? आप अगर असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो सर्कुलर मोशन, आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था ये थोड़ा मुश्किल सा चैप्टर होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब सर अगर सर्कुलर मोशन समझ में आ गया तो क्या होगा सर? अगर सर्कुलर मोशन समझ में आ गया तो फिजिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स समझ में आ गया, ठीक है सर। फिजिक्स समझ में आ गया तो क्या होगा? फिजिक्स समझ में आ गया तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब सिर्फ अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए फिजिक्स पढ़ना, सर ये गलत सोच है। फिजिक्स पढ़ने से क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ योर माइंड, आपका दिमाग खुल जाएगा। मतलब आज से पहले तक जो दिमाग है, जिसको हमने क्या किया था, सिर्फ रट्टा मारने के लिए प्रिजर्व करके रखा था, आज से पहले तक दिमाग का यूज होता था, सर टीचर कुछ बस बता दे तो रट के रख लो सर, वही उतना ही यूज होता था दिमाग का। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आप एक तरह से फिजिक्स सीख रहे हो, मतलब ये तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग है, तुम दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। तो एक तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, प्लस अगर मान लो अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला फिर भी आपका दिमाग तो खुल जाएगा एटलीस्ट, ओके। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर, तो लाइफ थोड़ा आसान है, ठीक है। आप जल्दी से डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी चाहते हो वो बन जाओगे। कोई चाहता है कि सर मेरे को कुछ और बनना है, मेरे को कबीर सिंह बनना है, कोई चाहता है ऐसा है, ठीक है। सर मेरे को लेडी कबीर सिंह बनना है, कोई ऐसा बनना चाहता है तो वो जल्दी बन जाएगा। ये असाइनमेंट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो सर दिमाग खुल गया, डॉक्टर नहीं बन पाए, कॉलेज नहीं मिल पाया, दिमाग तो खुल गया है ना, दिमाग खुल के पाया है, इसका मतलब क्या है, आप इनोवेट कर सकते हो, जो आज से पहले किसी ने नहीं किया है वो आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि या तो यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे, दोनों में से कहीं पर भी पहुंच जाओगे तो आपका नाम हो जाएगा। तो अगर आपको अपना नाम बनाना है तो ये असाइनमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि सर ये एक दो स्टेप हम स्किप कर देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या नहीं।
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो जो सीक्वेंस है वो यही है। थ्योरी, पहले थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे, थ्योरी, फिर उसको थ्योरी को कंफर्म करेंगे एनसीईआरटी बुक से। वो जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी बुक से कंफर्म करेंगे। सर्कुलर मोशन इतना अच्छे से एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, तो इसलिए मैंने आपको एचसी वर्मा बोला था। अब खरीदना नहीं है एचसी वर्मा, उसका पीडीएफ मिलता है। ऐसा नहीं कि लग गए अपने पिताजी माँ जी के पीछे की सर ने किताब बोल दिया, सर ने किताब बोल दिया, पढ़ेंगे है नहीं, किताब खरीद कर लिखेंगे। स्टार्टिंग में होता था, ऐसे ही होता था। मतलब मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो टीचर्स क्या करते थे, कुछ कुछ बुक का नाम बता देते थे, तो वो जो एकदम एक्स्ट्रा इंथुजियास्ट बच्चे वो क्या करते थे, अगले ही दिन या इंस्टीट्यूशन से कोचिंग से बाहर निकलते ही वो क्या करते थे, बुक्स खरीद लगते थे। अब बुक्स खरीद तो लिया है, स्टार्टिंग में एक दो दिन उन्होंने शायद पढ़ा भी होगा, उसके बाद वो ऐसे ही रखा रहता है जैसे किताब दुकान में रखा था वैसे ही उनके घर में भी रखा हुआ है। ठीक है, बस लोकेशन, बस उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है, तो उससे कोई ज्ञान नहीं लिया जा रहा था। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपको ये एंड रिजल्ट पर पहुंचना है। तो अगर आप चाहते हो एंड रिजल्ट पर पहुंचना, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते रहने पड़ेंगे। आया क्या बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बन जाओ। अब देखो डॉक्टर बनने से क्या होगा, मान लो सर डॉक्टर बन गए तो क्या होगा सर? डॉक्टर बन गए तो पैसा ही पैसा होगा। डॉक्टर बन गए ना तो पैसा ही पैसा होगा। आप नहीं सोच सकते कितना पैसा होगा, उतना पैसा होगा। कैसे? आप जाते होगे डॉक्टर के पास, तो वो कितना, मतलब कितना देखता है कोई भी डॉक्टर? मेरे को लगता है 1 मिनट 2 मिनट। जैसे मैंने ये जब ये चश्मा दिखाया था, मतलब चश्मा नहीं दिखाया था, आंखें को दिखाई थी, अपनी आंखों को दिखाया था, तो एकदम एकदम बुढ़ा सा डॉक्टर, मतलब वो किसी तरह से जिंदा था बस। लेकिन भीड़ उसके ये में मेरे को लगता था कि वो जो डॉक्टर है, बोलना नहीं चाहिए अभी, शायद अभी भी जिंदा हो। मैंने शहर छोड़ दिया, लेकिन वो जो डॉक्टर एकदम हाई हाई, मतलब खतरनाक वाला बुढ़ा, अब मेरे को लगता था वो आग लोगों की आंखें देखते देखते ही मर जाएगा। मतलब उसका डेडिकेशन था वो। गवर्नमेंट कॉलेज में भी था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में शायद प्रोफेसर था, और पार्ट टाइम में वो, उसका अपना एक क्लिनिक था, उसकी अपनी एक दुकान थी, तो दुकान भी वो खोलता रहा। और उसकी दुकान में भीड़, और वो ऐसा नहीं है कि भीड़ कम हो रहा है कभी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक बुढ़ऊ, मतलब वो जो डॉक्टर था वो बुढ़ऊ, और एक कंपाउंडर, दो लोग पूरा संभाले जा रहे हैं। और कितना भी, तो वो डॉक्टर ऐसे ऐसे वो कोई एक मशीन लगाता था, उसमें वो देखता था, हार्डली 2 से 5 मिनट मेरे को देखा होगा उसने। और मैंने उसको 700 रुपये फीस दी थी, आज से 5 साल पहले मैंने उसको 700 रुपये फीस दिया था। तो सोचो, अगर आज से 7 साल पहले वो, सॉरी, आज से 5 साल पहले अगर वो मेरे से 700 रुपये फीस ले रहा होगा, तो डेफिनेटली आज वो 1500 रुपये ले रहा, अगर वो जिंदा है तो। अगर वो जिंदा है तो। और मेरे मेरे 1 घंटे के इंटरवल में, जितने मैं देर में बैठा था, तो नहीं भी तो उसने 25 से 30 लोगों को देख लिया था। तो पैसा ही पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि काउंट नहीं कर पाएंगे, वह इतना पैसा होगा। पैसा होगा प्लस रिस्पेक्ट भी मिलता है। हाँ, वो कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो डॉक्टर को ही कूटना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, एक तो एकदम मरे हुए हालत में पेशेंट को लेके आएंगे, पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को ही कूट रहे, लो भाई। अरे डॉक्टर, कोई दुश्मनी थोड़ी थी यार डॉक्टर की तुम्हारे से, कूटने की जरूरत थोड़ी है उसको। अच्छा, पैसा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, और तो और क्या मिलता है ना, आप एडिशनल पैसे भी कमा सकते हो। कैसे? वो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है, वो आपके पास आपको अप्रोच करेगी। ठीक है, वो आपको अप्रोच करेगी, बोलेगी आप जैसे मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड और भी कुछ बनाती है, आप जो सोच रहे हो उसके अलावा भी मैनकाइंड कुछ बनाती है, दवा की बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जो मैनकाइंड है, ये बहुत बड़ी कंपनी, ये मान लो तुमको अप्रोच करेगी, वो बोलेगी आप मेरा दवा लोगों को प्रमोट करो, तो मैं आपको हर दवा के सेल पर 20%, 10% दूंगा। तो ये भी वो जो डॉक्टर साहब होते हैं, ये पैसे के लालच में, जिसको जिसकी ट्रीटमेंट 1 वीक की होनी होती है, उसको 1 महीने का दवा खरीदा देते हैं कि आप खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। तो यहाँ से भी आप पैसे बना सकते हो। और कहाँ से पैसे बना सकते हो? और आप पैसे बना सकते हो वो जो पैथ लैब वाले होते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, जैसे आप देखोगे वो जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका एक पर्सनल अपना पैथ लैब वाला होता है। अगर वहां से आप एक्सरे करा के नहीं जाओगे, वहां से सिटी स्कैन करा के नहीं जाओगे, तो वो नहीं देखेगी। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो नहीं देखते। तो अगर आपको ये चाहिए, इतना मालदार प्रोफेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको ये स्टार्टिंग में करना पड़ेगा।
अब देखो कभी कभी लगता है ना कि ये जो पैसे ये लोग चार्ज करते हैं ना वो जेन्युइन है, क्योंकि जिस अमाउंट का वो मेहनत करके आते हैं, अब कितना मेहनत करना पड़ता है। तो पहले तो नीट में सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ा मेहनत है, बहुत बड़ा काम है। तो आपने 11th प्लस 12th प्लस मान लो एक और साल प्रिपरेशन भी कर लिया अगर, तो 3 साल एक तो आपने रगड़ के पढ़ाई की। ये रगड़ के जो आपने पढ़ाई की है उससे आपको बस नीट के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नीट के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब सिर्फ इंजीनियरिंग थोड़ी है कि एडमिशन ले लिया है तो पास हो जाएंगे। नीट के कॉलेज में आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना भी होता है। तो पढ़ना भी अगर है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी 5 साल मिनिमम में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ नीट में 5 साल के बाद जब एमबीबीएस का डिग्री लेके आप बाहर निकलोगे तो आपको कोई प्रैक्टिस करने नहीं देगा। बहुत कर सकते हो तो आप अपने गली में दुकान खोल सकते हो। गली में दुकान खोल दोगे, क्या क्या खोल दोगे, कोई भी डैश दांत दुकान, मतलब डैश जीभ दुकान, डैश कान दुकान, ऐसा आप खोल दोगे। लेकिन वो नहीं, वो भी स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, आप जनरल फिजिशियन बन पाओगे 5 साल बाद। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करनी पड़ेगी, एक तो एमडी की डिग्री होती है, ठीक है, एक एमडी की डिग्री होती है। फिर प्रैक्टिस भी करना होता है, तो एमडी की डिग्री 2 साल की होती है। फिर आप समझो 2-3 साल प्रैक्टिस में निकलते हैं, तो 10 साल इधर और 3 साल इधर, 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद आप इस लायक होगे कि इतने पैसे कमा सको। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। सर नहीं चाहिए पैसे। सर 13 सर साल के सुन बाद के ही जाके डर लग डॉक्टर। रहा है। सर सर नॉट सर इंटरेस्टेड। वाह, सर सर बनना ही बढ़िया है डॉक्टर। सर, ये तो मौज है सर, बढ़िया हो गया। वाह सर, आई वांट टू अप्रिशिएट इट। अरे नहीं, लेकिन देखो फिर मैंने बताया ना किस लेवल के पैसे आप कमा पाओगे। जैसे एक इंजीनियर जो है, सर उन 13 साल में हम लेकिन और कुछ 13 इससे साल भी ज्यादा बहुत हो कमा गए। लेंगे। अरे तुम 13 साल ऐसा थोड़ी कि तुमने यहाँ पर पैसे नहीं कमाए। तुम देखो यहाँ से ही तुम पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। जब तुम एमडी का प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम किसी हॉस्पिटल में रहोगे। तो तुम, और अभी अभी जो सिचुएशन था कोविड का सिचुएशन, नो डाउट कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने पैसा कमाया है कोविड के सिचुएशन में, और लोग कमाते ही हैं। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप पढ़ते हो तो वो प्रैक्टिस करने के लिए भी देते हैं आपको। सर तो वो जो अगर आप, सर हाँ सर इस कोविड में वो जो डॉक्टर्स की वो जो डेथ हुई थी, हाँ, सर उसका क्या होगा? उसका तो देखो, अब गवर्नमेंट है भाई, क्या कर सकते हैं। कायदे से तो गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए थे, ठीक है। मतलब अगर कोई जान जोखिम में डाल के आप दूसरों की जान बचा रहा है तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि आप उसको पैसे दें। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कितने डॉक्टर्स की जान गई है इस पैंडेमिक में। तो ये तो सिचुएशन है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो घर घर मोदी, हर हर मोदी जो भी था, वो तो पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन जो लोग जान गंवा रहे हैं अपने जॉब के लिए, एटलीस्ट उनको पैसा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब देवता लोग ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सारे भगवान लोग बैठिए ये एमबीबीएस करने। वो अभी खूब सिलेंडर और वो ऑक्सीजन का ये कर रहे थे अभी, क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन। और वो एक मुश्किल सी जो दवा थी, क्या नाम था उसका, जिसके लिए अमेरिका ने धमका, रेमडेसिविर। एक और था ना मुश्किल सा जो नाम था, हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन, क्या था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन, जिसके लिए अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि भाई दो नहीं तो उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। तो अब हम, चलो ठीक है भाई, मतलब थोड़े बहुत हम भी पावरफुल है, लेकिन इतने भी थोड़ी है, इतने भी पागल थोड़ी है। अब वो ट्रम्प तो पागल था, ट्रम्प पागल है, उसके हिसाब से हम थोड़ी पागल हो जाएंगे कि हम भी लड़ने के लिए चले जाएंगे। तो देख, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये इस लेवल का। अब देखो एक इंजीनियरिंग की ना, मतलब जो इंजीनियरिंग करते हैं वो कितनी सैलरी होती है, मतलब अगर बहुत अच्छा इंजीनियर है तो मतलब जो बेस्ट इंजीनियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आईटी वाले होते हैं, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो आईटी वाले जो है, तो आप देखोगे तो उनका जो पैकेज होता है ना, वो लैक्स में होता है, करोड़ में तो बहुत हार्डली होता है। करोड़ में तब होता है जब एमबीए की डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर लिया, या अच्छा खासा टाइम उनको हो गया जॉब करता हुआ तब। तो उस हिसाब से तो ये प्रोफेशन बहुत ही सही है यार, बहुत ज्यादा सही है। मेरे को तो लगता है कि सर पैसे का क्या है, खुश रहना है बस जिंदगी सर में। अभी हमें 17 हुआ है सर, और 13 साल के बाद 30, मतलब सर और कुछ दिनों में बुढ़े हैं सर। ये 30 दिन में सर वहाँ पर कंपाउंड में बैठ के पेशेंट को चेक करेंगे, और लाइफ का सर क्या होगा? अरे तो यहाँ
यहाँ पे रहेगा ना इन लाइन। 13 साल में हम और कुछ कर लेंगे। वही सर, खुश सर रहना वही है बस। सर वो पैसे का स्पोर्ट्स क्या है? सर वो स्पोर्ट्स में उसमें जाके सर वो मम्मी पापा वो ये नहीं समझे कि खुश किस लिए हो। हाँ, अरे नहीं देखो, ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ और सोचोगे तो वहां पे स्ट्रगल नहीं है। ये तो मतलब एमबीबीएस एटलीस्ट इतना करने के बाद आपको सक्सेस तो मिल जाएगा ना। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होंगे जहाँ पे आप मेहनत भी कर लोगे, स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहोगे, लेकिन जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, या काम अगर मिल गया तो उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर कोई खड़ा होता है आपके रिप्लेसमेंट के लिए। एक सीधा सा एग्जांपल होता है यार, वो म्यूजिक इंडस्ट्री जो था उसका सीधा सा एग्जांपल है। मतलब मैं जब चाइल्डहुड के डेज के बारे में बात करूँ ना, तो हमारे टाइम में एक सिंगर चलता था, क्या नाम था उसका, सोनू निगम, ठीक है। अच्छा खासा चल रहा था उसका करियर, दुकान उसकी अच्छी चल रही थी। अचानक से एक सिंगर आ गया, हिमेश रेशमिया, उसने सबकी दुकान बंद कर दी भाई। हिमेश रेशमिया एक आया था, टाइम उसका आया था, उसने सबकी दुकान बंद कर दी। मतलब 2-3 साल तक लोग कोई भी फिल्म हो, कड़ी फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो, कुछ भी हो, गाने किसके, तो हिमेश रेशमिया। फिर एक टाइम आया, क्यों बिठाते हैं, क्यों जज बनाते हैं, क्या आता है? अब वो मेरे को नहीं पता, लेकिन लोगों का एक टाइम होता है। फिर अभी अगर सर देखोगे वो तो गाता भी नाक से है। अरे जो भी है, अब लोगों को उस वक्त सर वो भी कुछ भी करता है सर, भिखारियों को उठा के सिंगर बना लेता है। अभी देखो वो उस लेवल पे शायद पहुंच चुका है, उतने पैसे हैं कि वो खर्च कर सकता है। तो सर खुद ही की फिल्म बना के खुद ही देख लेता है वो। ये देखो, जब तक वो फिल्मों में नहीं था ना, मतलब वो जब तक फिल्म बनाने के काम में नहीं था, तब तक उसका म्यूजिक जो था वो ठीक ठाक चल रहा था। एज अ म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, सिंगर वो थोड़ा ठीक ठाक था। बर्बाद बेचारा तब हुआ जब उसने फिल्म बनाना स्टार्ट किया। वैसे छोड़ो, हमें इसके पीछे नहीं पड़ना है, हमें अपना अपना ध्यान देना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर डायनेमिक्स। आज सर हम उससे स्टार्ट कर, पहले मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो, डाउट क्या है? सर डाउट ये है कि which component of acceleration is responsible for change in velocity? A centripetal, A tangential, A net. ए नेट। वेलोसिटी चेंज में कौन, वेलोसिटी का चेंज मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज कराओ, डायरेक्शन भी चेंज कराओ, तो ए नेट कराएगा ना। सर और फिर अगर A tangential कांस्टेंट हो तो फिर ए टेंजेंशियल अगर कांस्टेंट तो क्या फर्क पड़ता है, ए टेंजेंशियल अगर कांस्टेंट, ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है मतलब वेलोसिटी वी टेंजेंशियल चेंज हो रहा है। तो अगर वी टेंजेंशियल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा था, तो ए सेंट्रिपिटल भी है, ए टेंजेंशियल भी है, दोनों मिलके क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करेंगे। सिर्फ ए लेकिन सर सेंट्रिपिटल मैं है, देखो सिर्फ ए जो क्वेश्चन सेंट्रिपिटल है, ए सेंट्रिपिटल डायरेक्शन को चेंज करता, ए टेंजेंशियल जो है वो स्पीड को चेंज करता। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब स्पीड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, तो कौन करेगा, तो वो करेगा ए नेट। यस ठीक है। अब सर्कुलर डायनेमिक्स, इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, पार्टिकल ने एंगल डिस्प्लेस किया, कितने वेलोसिटी से डिस्प्लेस किया, कितना रेडियन हुआ, ये सब हम बात कर रहे थे। आज अपने को क्या बात करना है, कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल सर्कल में है तो, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो क्यों सर्कल में घूम रहा है उसके बारे में अपने को बात करना है। ठीक है, तो मैं आज आपको दो फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स देखेंगे। तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, आप देखो कोई भी सर्कुलर मोशन, मतलब कोई भी डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर मान लो हमने वो एग्जांपल लिया कि एक थ्रेड था, थ्रेड से स्टोन को बांध दिया और इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो स्टोन है, ये स्टोन ऐसे सर्कल में घूम रहा था, ये जो स्टोन था ये क्या कर रहा है, ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है। अब अगर ये स्टोन सर्कल में घूम रहा है तो हर इंस्टेंट पे ये जो स्टोन है, अगर ये सर्कल में घूम रहा है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो हर इंस्टेंट में क्या हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई एक फोर्स होना चाहिए जो बार बार इसके डायरेक्शन को चेंज करे। तो वो फोर्स कौन होता है, वो फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर सीकिंग फोर्स। और मैंने आपको बताया था कि कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है।
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा तभी पार्टिकल जो है वो अपने वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। और सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल क्या करता है, अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर अंदर के डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा, अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये कोई नया फोर्स नहीं है, कोई अलग तरीके का फोर्स नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग तरह के फोर्सेस से मिलेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ये थ्रेड स्टोन एग्जाम्पल है, ये थ्रेड स्टोन एग्जाम्पल है, तो अगर आप स्टोन को देखोगे तो स्टोन में अंदर की तरफ एक टेंशन मिल रहा है। तो इस वाले केस में हम जो बोलेंगे कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा इस वाले केस में, वो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, तो वो मिल रहा है टेंशन ऑफ द थ्रेड से। अगर इस वाले केस में अगर आपको ऐसे आपने थ्रेड से स्टोन बांधे और ऐसे ऐसे अगर आप रोटेट करा रहे हो, तो जो भी सेंटर सीकिंग फोर्स है या सेंटर के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा थ्रेड के टेंशन से। ठीक है, ये एग्जांपल 1 था। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि मान लो वो जो ये हमारा सन है, हमारा सन मतलब वो वाला सन, ठीक है, SON वाला नहीं है। ये अगर हमारा सन है और इस सन के अबाउट जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसे एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन हम इजी कंसिडरेशन के लिए हम मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो अगर ये सन है और कोई प्लैनेट जो है वो इसके अबाउट अगर सर्कल में घूम रहा है, तो अगर ये प्लैनेट सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए। अगर अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब अंदर के डायरेक्शन में एक नेट सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए, या अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अगर ये सन है, सन के पास भी मास है, और ये प्लैनेट है, प्लैनेट के पास भी मास है। हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सन ये प्लैनेट को इधर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लैनेट सन को इधर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन सर्कल में कौन घूम रहा है, सर्कल में तो प्लैनेट घूम रहा है सर। तो प्लैनेट पे अगर देखोगे तो प्लैनेट पर अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है, इस वाले केस में अगर देखोगे तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल है, जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल है वो कहां से मिल रहा है, वो मिल रहा है अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल हमारा एटम के अंदर भी आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण से वो ऐसे ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। ओके, मान लो और एग्जांपल देखना है सर अपने को, और एग्जांपल देखना है। और एग्जांपल कहां से मिलेगा अपने को? तो मान लो एक ऐसा ग्रूव है, एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल ग्रूव है। ग्रूव मतलब लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें हमने ऐसे सर्कल काट के ऐसे निकाल दिया, ठीक है। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर इसके सरफेस के अलाउंग ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इसके सर्कल के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो फिर से ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक नेट फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स कहां से लगेगा? तो देखो, तो इन दोनों के बीच में ना ये जो ग्रूव है, ये जो ग्रूव है और इसके बीच में कांटेक्ट है, और अगर कांटेक्ट है तो उसके कारण क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ, ये जो पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, इसमें एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, जो भी एफ सेंट्रिपिटल रिक्वायर्ड है, जो भी एफ सेंट्रिपिटल रिक्वायर्ड है वो कहां से मिल रहा है सर? तो वो आपको मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन से। वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उससे मिल रहा है। तो अब बेसिकली हमें आप क्या करना है ना, ये जो फोर्स का एनालिसिस है वही अपने को करना है। अब ये सेंट्रिपिटल अगर आपको याद हो तो ए सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मैं सेंट्रिपिटल का, मेरे को स्पेलिंग गलत हो सकता है तो डोंट माइंड फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, m v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r, ऐसा लिख देते हैं। m v टेंजेंशियल, सॉरी m नहीं है, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का वैल्यू है
v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r, या तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर इंटू r इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास अंदर के डायरेक्शन में एक नेट एक्सेलरेशन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा, अब ये जो फोर्स है वो एक अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स को क्या कहते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में पता है कि अंदर के डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन है, तो अगर अंदर के डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन है तो सेंट्रिपिटल वैल्यू होगा तो ऑब्जेक्ट का मास, ये मास किसका? ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है इन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा mvt स्क्वायर अपॉन r और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो सेंट्रिपिटल फोर्स, कुछ बातें एकदम याद रखो सेंट्रिपिटल फोर्स बारे में। क्या क्या याद रखिए सर? सबसे पहला बात, कोई भी पार्टिकल है अगर वो सर्कल में घूम रहा है, अब कैसा सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कोई भी पार्टिकल है अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए। अगर अंदर के डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं होगा तो अंदर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज करता है। तो अगर डायरेक्शन को हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चेंज कराना है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। तो कभी भी सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन आपको दिखाना है तो आप क्या लिखोगे? उसका जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर के अलोंग सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा। और मैग्नीट्यूड कितना है सर सेंट्रिपिटल फोर्स का? तो मैग्नीट्यूड आप लिखोगे m v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r, या आप लिख दोगे m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना है। अब कोई मन में डाउट आता है, सर ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया तरह का फोर्स है क्या? जैसे आपने फोर्स पढ़ाया था, वेट पढ़ाया था, आपने वेट पढ़ाया था, टेंशन पढ़ाया था, ऐसे ऐसे अब जब फोर्सेस पढ़ा रहे थे तो वैसे ही सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स है क्या? तो आंसर होता है नहीं। अलग अलग केस में आप देखोगे कि अलग अलग तरह के फोर्सेस जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कुछ भी डाउट? बोलो भाई। नो सर। नहीं, डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, बस आपको याद रखना है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है मतलब एक सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया ना, 3 रास्ते थे, ठीक है? एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रास्ता और एक ऐसा रास्ता, ठीक है? इस तरह के रास्ते को क्या बोलते हैं? अगर ऐसा दिख रहा है तो ये कॉनकेव, ये कौन सा रास्ता है? ये है कॉन्वेक्स। ये रास्ता है कॉन्वेक्स, ये रास्ता है कॉनकेव और ये रास्ता है प्लेन रास्ता, ठीक है? और तीनों रास्तों में, और ये बोला गया ना कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी, मतलब दोनों एक जैसे पाथ है, बस एक ऐसा है एक ऐसा है। इसमें एक व्हीकल है, ठीक है? एक व्हीकल है जो कुछ तो कांस्टेंट स्पीड v से सर्कल में ऐसे पाथ में, वो होता है ना वो स्पीड ब्रेकर, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर में तो देखोगे तो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, तो ये उस तरह के स्पीड ब्रेकर है। अब ऐसा ऐसा कहाँ मिलेगा? तो ऐसा मिलेगा गड्ढों में। इस तरह का जो मिलेगा वो गड्ढों में मिल जाएगा, ठीक है? अब इतना डिजाइन वाला गड्ढा कहाँ होता है सर? वो तो गड्ढा ऐसा होता है ना सर, ये जो गड्ढा होता है ऐसा होता है, इस तरह गड्ढा होता है, ऐसा डिजाइन वाला गड्ढा कहाँ मिलेगा? तो इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा कोई गड्ढा मिल गया हो अपने को। तो एक व्हीकल यहाँ पे रखा हुआ है, उसी व्हीकल को यहाँ पर भी चलाना है, पता नहीं छोटा बड़ा हो गया व्हीकल, और उसी व्हीकल को यहाँ पर भी चलाना है, ठीक है? ये बोला गया है। अब देखो यहाँ पर व्हीकल और इस सरफेस के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो ये जो व्हीकल है इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर। मान लो यहाँ पर आया N1, यहाँ पर आया N2 और यहाँ पर आया N3। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कंपेयर द वैल्यू ऑफ, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ N1, N2, N3। क्या तीनों सेम है या कोई बड़ा है कोई छोटा है, या सर कुछ भी हो सकता है सर, अपन नहीं बता सकते।
ये क्वेश्चन है, ट्राई करोगे क्या? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप ट्राई कर सकते हो, आप आंसर बता सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर फ्री बॉडी डायग्राम सही से बना लिया तो काम खत्म, काम आसान। या मैं बता दूं क्या एक? कुछ तो बोलो। ये जो इतने लोग हैं, 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो इतने लोग हैं वो कुछ तो बोलेंगे। मैं बता ट्राई देता हूँ, कर ट्राई करोगे? ठीक है, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। मेरे को लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, सर आपको मन है तो बताओ, नहीं मन है तो छोड़ दो, हम सुनने थोड़ी आए थे। सर N1 से ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा कौन? N1? हाँ, अच्छा, N1 सबसे ज्यादा, फिर N3 फिर N2। फिर N3 फिर N2। देखते हैं दीपांजन, एक आंसर हमारे पास आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम सही से सबसे ज्यादा बना लो। जो N2 फिर N3 फिर N1। सबसे ज्यादा N2 फिर N3 फिर N1। देखते हैं, ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सारा खेल फ्री बॉडी डायग्राम का है। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। देखते हैं, चलो। सर Free body दीपांजन diagram सही कह रहा है, N1 फिर N3 फिर N2। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, प्लेन वाले से। अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट स्पीड v से आगे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है आगे। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड v से आगे जा रहा है तो आप इस वाले डायग्राम में बताओ नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितना होना चाहिए? अगर ये कांस्टेंट स्पीड v से आगे जा रहा है तो नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितना होना चाहिए? सर नो नेट फोर्स। नो नेट फोर्स, या जीरो हो जाएगा, ठीक है। और y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी उड़ उड़ के जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये गाड़ी है, मारियो तो है नहीं कि उड़ उड़ के जाएगा। ये मारियो खेला है ना सबने? मारियो यस सर, यस सर। मतलब हमारे टाइम में ना, मतलब सिर्फ मारियो ही हुआ करता था हमारे टाइम में, तो सुपर ऐसा नहीं मारियो। है। यस सर, सुपर खेला मारियो, हूँ, हाँ, सुपर सुपर मारियो। तो इसमें अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो इसका खुद का वेट नीचे लगेगा mg, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n3, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं। तो अगर आप अलोंग y डायरेक्शन बात करोगे तो साफ साफ ये बोल सकते हैं कि n3 जो है वो mg के बराबर है। हाँ या ना बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। Okay. अब मैंने देखो इस वाले में आओ, ये पार्टिकल जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इसका मतलब नेट फोर्स अंदर के डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ या ना? होना चाहिए ना? ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो एक नेट फोर्स होना चाहिए सेंटर के डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखो इसमें क्या क्या हाँ फोर्स, सर। इसमें एक n1 ऊपर है और इसका खुद का वेट mg नीचे है। अगर मैंने बोला कि मुझे अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स चाहिए तो n1 और mg में कौन सा मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होना चाहिए? जी mg, बिल्कुल। तो अगर मुझे अंदर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि mg माइनस n1 जो है नेट फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, अगर ये v कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि mg माइनस n1 जो है वो mv स्क्वायर अपॉन जो भी इसका रेडियस होगा r। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मैं इस n1 का वैल्यू क्या लिखूंगा? n1 का वैल्यू आ जाएगा mg माइनस माइनस MV स्क्वायर MV स्क्वायर बाय R। अपॉन r। तो ये अपने को Yes, मिला sir. n1 का वैल्यू। अच्छा, उस तरह आप n2 के बारे में सोचो। अगर मैं n2 के बारे में बात करूं तो इस वाले केस में अगर ये कॉन्केव है तो नेट फोर्स इधर जाना चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स उल्टा इधर, लगेगा। ठीक है। ये फर्स्ट केस था n1 के लिए। सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाले में आप क्या बोलोगे? अब कौन होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा, नॉर्मल या mg? N2। n2, बिल्कुल नॉर्मल ज्यादा N2। होना चाहिए। आप ऐसा लिखोगे ना, n2 माइनस mg इज इक्वल टू नेट सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। तो इस केस में अगर आप n2 कैलकुलेट करते हो तो mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। अब बताओ कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा? N2 सबसे बड़ा। N2 सबसे बड़ा। n2 सबसे बड़ा।
और सबसे छोटा Yes, कौन? sir. 1 And one. N1 ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। कुछ लोगों ने सर सही मैं तो बताया। यही बोला ना सर, मैं ही बोला था। ओके, वेरी नाइस वैभव। आया क्या समझ में ये एग्जांपल सबको? हाँ सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, सूडो फोर्स आज हो पाएगा क्या? नहीं तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेक्चर का टाइम 9:55 है ना? नहीं, यस सर, लेक्चर 55 होता है। 8:55 8:55। 55। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ना, ऐसा लिया हमने, ठीक है, और एक धागा था यहाँ पे जिसे एक ब्लॉक अटैच्ड है 4 kg का, एक दूसरा धागा है उसे एक और ब्लॉक अटैच्ड है 4 kg का, ठीक है, और ये बोला गया है इस पूरे सिस्टम को ना कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घुमा रहे, मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर यहाँ एक ब्लॉक, और पूरे सिस्टम को कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घुमा रहे। इस डायरेक्शन में इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। अगर ये थ्रेड T1 है, ये थ्रेड T2 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड या कंपेयर द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। ये क्वेश्चन, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 का वैल्यू अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे फिर से जब भी क्वेश्चन आए फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाना है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, अगर ये 4 kg का ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमना है, ये 4 kg ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेगा। यस बात सर, समझ में आ रहा है ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो सेंटर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए। तो 4 kg का ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो 4 kg का ऑब्जेक्ट में क्या होगा, 4 kg के ऑब्जेक्ट में सेंटर के सेंट्रीपिटल डायरेक्शन फोर्स लगेगा। टेंशन आ सकता है क्या, T2 टेंशन आ सकता है ना, हाँ या ना? यस सर, यस Yes, सर। sir. तो अगर मैं इस वाले 4 kg के बारे में बात करूं, ये 4 kg का जो ब्लॉक है, अगर इस 4 kg के ब्लॉक को सर्कल में रोटेट करना है तो कौन रोटेट करा सकता है? ये जो T2 टेंशन है वही तो रोटेट करा सकता है। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? वेट है, लेकिन वेट दूसरे डायरेक्शन में है, वेट नीचे की तरफ है, वेट अंदर के डायरेक्शन में नहीं है। अगर बोलेगे सर वेट भी तो था, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। अपने को सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए होता है, तो सेंटर की तरफ अगर नेट फोर्स T2 है तो मैं T2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। m ओमेगा स्क्वायर, मान लो ये मेरे पास 1 मीटर है और ये भी मेरे पास 1 मीटर है, तो यहां से यहां अगर आप इसका रेडियस देखोगे तो वो हो जाएगा 2। तो m के प्लेस में रख दिया 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस के प्लेस में रख देते हैं 2। सर नहीं आया समझ में ये बात? Yes, sir. समझ में आया क्या? सर रेडियस का इनिशियल लेंथ कितना था? रेडियस का इनिशियल लेंथ मतलब, अब ये 4 kg वाला ऑब्जेक्ट है, वो दूर में रखा हुआ ऐसे से रोटेट कर रहा है, तो यहां से यहां का लेंथ प्लस यहां से यहां का लेंथ ऐड करोगे तो वो 2 मीटर्स होगा। यस सर। ओके, अब अगर ये 4 kg वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक देखा जाए तो इसमें देखो क्या क्या फोर्सेस हैं। इसमें एक T1 इस डायरेक्शन में है और इसमें एक T2 इस डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना, टेंशन जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर एक्ट करता है। तो अगर मुझे T1 इस माइनस T2। हाँ, अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना है तो नेट फोर्स अंदर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, T1 T1 माइनस माइनस T2। इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ऐसा लिखेंगे क्या? यस सर। सर Yes, नहीं आया sir. समझ में? ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. T2 का वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट करके रखा है। T2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करके रखा है? T2 का वैल्यू था हमारे पास 8 ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 12 12 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और T2 का वैल्यू है 8 ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे T1 इज टू T2 पूछा गया है तो T1 के प्लेस में लिख दो 12 ओमेगा स्क्वायर और T2 के प्लेस में लिख दो 8 ओमेगा स्क्वायर। ये गायब कर दो तो ये 3:2 का आंसर आ जाएगा क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये आंसर है। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, अब आपका काम है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सर्कुलर मोशन ऐसा चैप्टर नहीं है कि क्लास अटेंड कर लिया हो गया सीख गए सर। मैं भी डायनामिक्स में एक या दो लेक्चर और लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम लोग वो वर्क पर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, यस।
Yes, यस sir. सर। ओके चलो फिर एंड करते हैं। सर कल का नोट्स भेज दोगे? हाँ मैं नोट्स उसका